बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ये चाहती है कि आप उनकी तरफ चले जाएं, बहुत करीबी लोगों के जरिए ये बात कहलवाई है और चाहते हैं कि आपका पॉलिटिकल करियर बच जाए। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 450 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अभी तक नहीं मिला। अजीत पवार के बारे में तो मोदी जी की एक वो फेमस पीस है, चक्की पीसिंग के जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम में ऐसा कहा जाता था कि साल भर पहले बस गिरफ्तारी होने ही वाली थी। क्या आप नरेंद्र मोदी का, उनकी पार्टी बीजेपी का विचारधारा के स्तर पर विरोध कर रहे हैं या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर विरोध कर रहे हैं? क्या आपको ये कन्वीनियंट लगता है? ये मेरे सवाल का पहला हिस्सा है कि वोटर इस बेसिस पे कर रहा है। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी और आपके लिए कन्वीनियंस तब तक था जब तक कि आप दिल्ली में थे। आप पंजाब गए, फिर आप गुजरात भी जाने लगे, फिर आप हिमाचल भी जाने लगे। तो जब ये पार्टी एक्सपेंड होने लगी तब ये असुविधा शुरू हुई। शरद रेड्डी गिरफ्तार होता है, उसके 2 दिन बाद 5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी को देता है। कई महीने तक कैद रहता है, उसके बाद 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी को देता है। अपना बयान बदलता है, उसको बेल मिल जाती है। सिर्फ ये 55 करोड़ रुपए अभी तक इस पूरे केस की एक एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है। इसका पूरा प्रूफ, किसने लिया, कब लिया, किसको दिया, कब दिया, कौन से बैंक में जमा हुआ, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये जो इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, जो कास्ट की वजह से हो, चाहे कम्युनिटी की वजह से हो, चाहे रिलीजन की वजह से हो, इसको दूर करने के लिए इस देश में क्या ज़रूरत है? इस देश में अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है और इस देश में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। नमस्कार, द वायर के चाय खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाय खाना द वायर का नया कार्यक्रम। चाय खाना यानी कि कॉफ़ी हाउस मान लीजिए या टी हाउस मान लीजिए। गांव देहात में हमारे गली नुक्कड़ों पे आप देखते हैं लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी रेडियो पर कमेंट्री सुनते हैं, और अब मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि गाँव देहात में अलग अलग जगहों पर लोग द वायर के वीडियोज़ भी देखते हैं। उन्हीं चाय खानों में, उसी चाय खाने को आज हम ले आए हैं अप्रैल के महीने में। यहाँ द वायर के स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान इस वक्त आतिशी सिंह मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, और इससे भी कहीं ज़्यादा इनका कद भारत की राजनीति में इस वक्त इतना बड़ा है कि हमने आज इन्हें चाय खाने का मेहमान बनाया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे। आतिशी ने अभी बहुत ही धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ ही घंटों पहले, और उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। आप जानते हैं तमाम तरह की वॉशिंग मशीन जो बीजेपी की है वो धुलकर अपने नेताओं को वहाँ ले जाना चाहते हैं। अभी आपको इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो वायर पर भी आपने देखी थी कि 25 में से 23 लोग विपक्षी नेता जो बीजेपी में गए धुल के वहाँ पर पहुँच गए। इस वक्त आम आदमी पार्टी की हालत यह है कि पूरी की पूरी पहली लाइन जो लीडरशिप की है, उनकी फर्स्ट लाइन यानी कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा एक और मंत्री, और लेकिन खुशी की बात साथ साथ ये है कि संजय सिंह को ज़मानत मिल गई है। आतिशी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और दूसरे अभी बताइए हाउ इज़ द जोश? देखिए, जोश तो हाई है, संघर्ष के लिए हमारा जोश हाई ही रहता है, और मुझे लगता है कि यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सोर्स भी है अभी हमारा जोश। आई थिंक उन्होंने सोचा था कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी का जोश डाउन होगा, आम आदमी पार्टी की हिम्मत डाउन होगी, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब 13-14 दिन हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार हुए। इस 13-14 दिन में आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया है कि हम एकजुटता के साथ, हिम्मत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं। पार्टी बिखरेगी या नहीं, इस पर तो मैं ज़रूर सवाल पूछूंगी, लेकिन साथ साथ एक सवाल इससे जुड़ा ये है, संजय सिंह को खासकर ज़मानत मिलने 6 महीने से ज़्यादा उन्होंने गुजारे। क्या पार्टी उम्मीद कर रही थी कि इस कदर जो ज़बरदस्त, मैं कहूँगी एक ऐसा केस पीएमएलए से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ जिसमें लगभग असंभव हो जाता है ज़मानत का मिलना, कि आपको ज़मानत मिली? देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं। इसमें एक पक्ष है कि केस क्या है जिसके आधार पे हमें लगता है कि हमें ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा है कि इस समय एजेंसीज़ का किस प्रकार से यूज़ और मिसयूज़ हो रहा है, कि सवाल ये बनता है कि उसके तहत ज़मानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं पहले पक्ष पे आ जाती हूँ। केस जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है,
कि कहा जाता है कि हमने एक्साइज पॉलिसी बनाने में कुछ कंपनी से पैसा लिया और उस पैसे को किसी प्रकार से लॉन्डर किया। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन अब ईडी ने भी कर ली है, सीबीआई ने भी कर ली है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, और अगर आपको पता हो दिस इज़ वन ऑफ द केस जिसमें भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अफसर लगे हैं। ईडी में इस समय 250 से ज़्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीबीआई में 200 से ज़्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन 2 साल से चल रही है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 450 से ज़्यादा अफसर, हज़ारों रेड, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अभी तक नहीं मिला है। अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो उसको लॉन्डर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पैसा होगा, कहीं से भ्रष्टाचार से पैसा आएगा, तभी तो उसको लॉन्डर करने की बात बनेगी। मैं आपको ये बयान याद दिलाना चाहती हूँ कि ईडी को केजरीवाल के मामले में जो कहा गया है, एएसजी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है मनी ट्रेल हमारे पास है, हमने लोकेट कर लिया है मनी ट्रेल कहाँ है, और ये मनी जो है वो इस्तेमाल की गई है, इसकी वजह से ये पा नहीं पा रहे हैं। आपने सारा पैसा तो खर्च कर दिया, पैसा मिलेगा कहाँ? देखिए, इस केस में अभी तक सिर्फ एक ही मनी ट्रेल मिली है। सिर्फ एक मनी ट्रेल 2 साल में साबित हुई है, और वो है शराब कारोबारी शरत रेड्डी ने, जो भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपया दिया है। दिस इज़ द ओनली इस्टेब्लिश्ड मनी ट्रेल ऑफ द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। शरत रेड्डी गिरफ्तार होता है, उसके 2 दिन बाद 5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी को देता है। कई महीने तक कैद रहता है, उसके बाद 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी को देता है। अपना बयान बदलता है, उसको बेल मिल जाती है। सिर्फ ये 55 करोड़ रुपए अभी तक इस पूरे केस की एक इस्टेब्लिश्ड मनी ट्रेल है। इसका पूरा प्रूफ, किसने लिया, कब लिया, किसको दिया, कब दिया, कौन से बैंक में जमा हुआ, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अगर मनी ट्रेल ही ढूंढनी होती तो आज आरोपी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता नहीं होते। इस मनी ट्रेल, इस इस्टेब्लिश्ड मनी ट्रेल के बाद आरोपी भारतीय जनता पार्टी होती और जेल में जेपी नड्डा जी होते। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि ये जो पूरा मैटर है, ये एक्चुअली किसी सो कॉल्ड भ्रष्टाचार, किसी सो कॉल्ड घोटाले से रिलेटेड नहीं है। आज ईडी और सीबीआई का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हमले के लिए किया जा रहा है। आपने भी अभी अपनी ओपनिंग में कहा, ये अब हम नहीं कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ने ये पाया है कि 25 विपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में गए, जिन पर अलग अलग एजेंसीज द्वारा केसेस थे, उसमें से 23 के केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या उनको बंद कर दिया। लेकिन आतिश, इसका मतलब ये तो नहीं है कि विपक्ष के नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि अगर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो पकड़े नहीं जाते, विपक्ष के लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले तो कम से कम इससे ये साबित तो हो ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हाँ एग्जैक्ट, वो ये नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल हो जाए। वो चाहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, क्योंकि एक के बाद एक अभी तो रीसेंट एनसीपी के केसेस, वो तो बिल्कुल इससे ज़्यादा ब्लेटेंट क्या हो सकता है। अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, उनमें से शायद अजीत पवार के बारे में तो मोदी जी की एक वो फेमस पीस है, चक्की पीसिंग के जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम में ऐसा कहा जाता था कि साल भर पहले बस गिरफ्तारी होने ही वाली थी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। लेकिन मेरा फेवरेट केस छगन भुजबल का है, इसलिए वो मेरा फेवरेट केस है क्योंकि वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो ईडी जो सुबह से लेकर रात तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है बिना किसी प्रमाण के, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके कहती है हमारे कागज़ खो गए हैं, हमें फाइल नहीं मिल रही है, इसलिए हमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी। तो मजाक बना दिया गया है इन एजेंसीज का। एक थ्योरी ये भी है कि भाई आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, बहुत नया आपका इतिहास है, एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी। मैंने खुद टीवी के सामने कवरेज किया, वो याद है, अभी माइक लेके मैं खड़ी हुई थी और अन्ना हज़ारे का आंदोलन कवर कर रही थी। टीवी ने ही इस पार्टी को बनाया है। तो ये तो बात सच है कि बहुत ज़्यादा कॉफिन्स नहीं है आपके पास, लेकिन आपको वो चाहिए, फंड चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आपका जो विस्तार है सिर्फ अभी 2 स्टेट्स में है। आम आदमी पार्टी ये सोच रही थी कि शायद इससे उसको 100-200 करोड़ रुपये मिल जाएंगे और उनकी पार्टी एक्सपेंड हो जाएगी। बीजेपी के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता था जिसे ना दोस्ती कह सकें ना दुश्मनी कह सकें, और आपको लगता था कि आप तक ये बात नहीं पहुंचेगी। ये भी एक थियरी है।
देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी चंदा इकट्ठा करती है। मैंने 2 बारी चुनाव लड़ा है। मैंने एक बारी लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2019 में, 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। स्वाभाविक बात है कि चुनाव आप पैसे के बिना नहीं लड़ सकते हैं। आपको कैंपेन करना होता है, आपको पोस्टर लगाने होते हैं, आपको होर्डिंग लगाने होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा क्लीन और ट्रांसपेरेंट तरीके से चंदा इकट्ठा किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना आपको उदाहरण देती हूँ। जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मैंने क्राउड फंडिंग के माध्यम से ऑनलाइन 70 लाख रुपया इकट्ठा किया था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 100, 200, 500 रुपये भी दिए, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लाख, 5 लाख रुपये भी दिए, ऑनलाइन डोनेट किया। तो जो 70 लाख रुपये का खर्चा था, जो एक लोकसभा के प्रत्याशी को चाहिए होता है, वो मैंने ऑनलाइन इकट्ठा किया। उसी तरह से जब मैं 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ी, 28 लाख का जो खर्चा था वो भी हमने ऑनलाइन डोनेशंस के माध्यम से पार्टी के थ्रू मैंने इकट्ठा किया। तो स्वाभाविक बात है कि डोनेशंस पार्टी लेगी और पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको चुनावी चंदे के लिए भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है, उसका कोई सबूत तो रखना होगा। आप मुझे, इनफैक्ट आपने बात किया ना कि भाई इन्होंने कहा, ईडी ने, SV राजू जी ने, कि जी इन्होंने तो सारा पैसा खर्च कर दिया। आप एक्चुअली इनके कागज़ उठा के देखिए जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड एप्लीकेशन डाली है। वो शुरू करते हैं जी 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, फिर 45 करोड़ रुपए यहाँ से वहाँ गए, हवाला हुआ, फलाना हुआ। इनके पास प्रूफ क्या है? क्या कहते हैं जी, इन्होंने एक पोस्टर वाले को 2 लाख रुपए कैश में दिए। आप 100 करोड़ से 2 लाख रुपए पे आ गए हैं। अब वो 2 लाख रुपए, देखिए कैश खर्च करना गुनाह नहीं है, लेकिन रिश्ता आपका बदला है, बीजेपी के साथ आपका रिश्ता बदला है। नहीं, हम तो देखिए, अगर किसी मुद्दे पे हम भारतीय जनता पार्टी से सहमत हैं तो हम कहेंगे उनसे सहमत हैं। अगर आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने के प्रोसेस में है, संविधान को खत्म करने के प्रोसेस में है, तो हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। लेकिन विचारधारा के स्तर पर कोई विरोध नहीं है आपका। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के कोई भी एक्शंस हो, देखिए ये सवाल तो आप हमसे, सबसे बड़ा सवाल तो आप हमसे कांग्रेस पार्टी पे पूछ सकती हैं। हमारी पार्टी का जन्म ही हुआ कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए। लेकिन किसी भी समय पे क्या राजनीतिक परिस्थिति होती है, उसके आधार पर हम किसी के साथ खड़े होते हैं, किसी के विरोध में खड़े होते हैं। हमने बिल्कुल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध किया। हम आगे भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, भ्रष्टाचार करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आज हम क्यों खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के साथ? हम क्यों खड़े हैं अन्य ऐसे लोगों के साथ जिनका हमने शुरू में खुलकर विरोध किया है, जिनके खिलाफ हमारे नेताओं ने अनशन तक किए हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज सवाल किसी एक पार्टी या किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। आज सवाल इस देश के संविधान का है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, 1952 से भारत में इलेक्शन होते हुए आए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पे इलेक्शन कमीशन पार्टिजन है, नॉन पार्टिजन है कि नहीं, इस पे सवाल उठ रहा है। चुनाव से जस्ट पहले आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं, ऑपोजिशन के एक प्रमुख चेहरे को गिरफ्तार कर लेते हैं, आप ऑपोजिशन पार्टीज को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, उनको इनकम टैक्स नोटिस भेज रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पे आम आदमी पार्टी के ऑफिस को 5 दिन तक बैरिकेड और सील करके रखा गया, सीधा चुनाव के दौरान। ये सब कुछ हमने देखा आतिशी जी। मैं आपसे सवाल बुनियादी ये पूछ रही हूँ कि ये हुआ क्यों, ये बदला कैसे? हमें केंद्र में PM चाहिए मोदी और CM चाहिए केजरीवाल। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट चल रहा था आप लोगों का, फिर अचानक हुआ क्या ये कि केजरीवाल अरेंजमेंट, मनीष ये हमारा अरेंजमेंट नहीं था अरफा जी, ये तो वोटर्स की एक, क्या कहें, वोटर्स की एक चॉइस थी। दिल्ली की नहीं, हम तो देखिए, हम तो चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के वोटर, देश के वोटर प्रधानमंत्री बना दें। हम क्यों चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल PM मोदी और CM केजरीवाल, ये अरेंजमेंट कि मोदी भी PM रहेंगे? नहीं, ये अरेंजमेंट आप कह रही हैं, आपके अनुसार ये अरेंजमेंट होगा। हम तो चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार बने। क्या सच नहीं है कि अंदर ही अंदर खुश थे आप लोग कि हाँ ये ठीक है, अच्छा चल रहा है, हम क्यों PM मोदी के तौर पे रहें और हम CM, हम आगे बढ़ते ये तो देखिए बिल्कुल ही बेबुनियाद सा सवाल है। और जहां आपने एक्सपेंड करना शुरू किया, अब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हम क्यों चाहेंगे ये? क्योंकि हम आपके तो लिए अगर एक ग्रोइंग कन्वीनियंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर हम एक नेशनल एम्बिशन रखते हैं, अगर हम कुछ, हम क्यों चाहेंगे कि किसी और पार्टी का? क्योंकि यहीं पर तो समस्या शुरू हुई आतिशी जी कि अब तक आप दिल्ली में थे, बीजेपी भी खुश थी, आप भी खुश थे। पंजाब में नहीं, आप पंजाब गए, आप कह रही हैं हम देखिए वोटर के मन मस्तिष्क को समझना रिपोर्टर का काम है। वोटर, एक सेकेंड, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। वोटर की क्या राय है और पॉलिटिकल पार्टी की क्या इच्छा है और पॉलिटिकल पार्टी की क्या एम्बिशन है, वो 2 अलग अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल सही है, एक सेकेंड, ये बिल्कुल सही है कि दिल्ली के वोटर ने विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग वोट डाला है। बहुत सारे ऐसे लोग,
अगर आप पिछले 2 लोकसभा के चुनाव देखिए तो दिल्ली की 7 सीट में दिल्ली के लोगों ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसी के कुछ ही महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दिया। ये वोटर की चॉइस है और ये कई और राज्यों में भी ऐसा होता है। अगर आप देखिए कि जहाँ पे एक साथ भी चुनाव होते हैं, इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उड़ीसा का चुनाव शायद विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। स्टेट के इलेक्शन में वहाँ के लोगों ने बीजेडी को चुना था और उड़ीसा की लोकसभा सीटें थी, वहाँ से उड़ीसा के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। तो ये वोटर की चॉइस है। ये तो मतलब ये काफ़ी बेतुकी बात है अगर हम ये कहेंगे कि भाई हम तो देखिए एक राजनीतिक दल हैं, अगर हम हाँ जी कि पहली बात तो वोटर अपनी चॉइस बनाता है इस बेसिस पे कि एक पॉलिटिकल पार्टी की ऑफरिंग क्या है, आप अपने को पेश कैसे कर रहे हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी का, उनकी पार्टी बीजेपी का विचारधारा के स्तर पर विरोध कर रहे हैं या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पर विरोध कर रहे हैं? क्या आपको ये कन्वीनियंट लगता है? ये मेरे सवाल का पहला हिस्सा है कि वोटर इस बेसिस पे कर रहा है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और आपके लिए कन्वीनियंस तब तक था जब तक कि आप दिल्ली में थे। आप पंजाब गए, फिर आप गुजरात भी जाने लगे, फिर आप हिमाचल भी जाने लगे। तो जब ये पार्टी एक्सपेंड होने लगी तब ये असुविधा शुरू हुई, तब ना उससे पहले तक का अच्छा अरेंजमेंट था। देखिए इस सवाल का तो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे, क्योंकि हम तो पहले भी चुनाव लड़ रहे थे, हम अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, हमने दिल्ली में विधानसभा भी चुनाव लड़ा, हमने दिल्ली में लोकसभा भी चुनाव लड़ा, हमने पंजाब में पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ा, हमने पंजाब में पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो इसका जवाब तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना होगा कि क्यों उन्हें एक समय के बाद आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगने लग गया, इतनी आपत्ति होने लग गई। हालांकि इसमें आपकी बात सही है कि ये शायद आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए फुटप्रिंट की वजह से होगा कि ऐसा शायद माना गया था, ये शायद ऐसा माना गया था बीजेपी द्वारा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली तक ही सीमित रह जाएगी। कि जैसे अगर आप देश भर में देखिए कई सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, अपने स्टेट में काफ़ी वोट भी पाती हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन अपने स्टेट से बाहर नहीं निकल पाई हैं। तो शायद आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकली, शायद अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी ऐसी स्टेट्स में भी है जहां पर हमारा कोई इलेक्टोरल फुटप्रिंट नहीं है, जिससे आम आदमी पार्टी की एक एक्सपेंशन का स्कोप बनता है। ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर हो, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको प्रधानमंत्री जी ही दे पाएंगे। इस सवाल पे मैं तो सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकती हूँ कि क्यों बीजेपी का रुख बदला, ये तो बीजेपी ही बताएगी। लेकिन ये देखिए क्या है कि आज भी जो अभी की परिस्थिति है, जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरह से बीजेपी द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि वो चैलेंजर किसको मानते हैं। देखिए ऑपोजिशन में कई सारे नेता हैं, अगर वो चाहते तो वो किसी भी नेता को अरेस्ट कर सकते थे, किसी भी नेता को जेल में डाल सकते थे। चुनाव के शुरू होने के बाद किसी एक नेता को जेल में डालना जो रूलिंग पार्टी है उसका एक डर दिखाता है और आसान भी है उनके लिए। हाँ बिल्कुल। आजकल तो ईडी और सीबीआई अगला सवाल, आपने बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ये चाहती है कि आप उनकी तरफ चले जाएं, बहुत करीबी लोगों के जरिए ये बात कहलवाई है और चाहते हैं कि आपका पॉलिटिकल करियर बच जाए। एक तो सवाल ये है कि क्या किस बुनियाद पर आपने ये कहा, लेकिन इसी के साथ साथ मैं पहले सवाल पर वापस लौटूंगी जिसमें आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी बिखर जाए, उसको लेकर सवाल, लेकिन पहले ये जवाब दीजिए। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडाई है कि वो एजेंसीज़ को यूज़ करके अलग अलग नेताओं को डराते हैं, नेताओं को धमकाते हैं, जेल की धमकी देकर उनको ये ऑफ़र देते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, ये सारे केस ख़त्म हो जाएंगे। ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को अप्रोच किया, मुझे नहीं लगता ये देश के लिए कोई खास सरप्राइजिंग बात है। किया गया लेकिन डायरेक्ट किया अप्रोच मुझे किसी मेरे क्लोजली नोन व्यक्ति द्वारा अप्रोच किया गया और बिल्कुल यही बात कही गई। कहा गया कि आपने बहुत मेहनत से 10 साल में अपना पॉलिटिकल करियर बनाया है, और ये कहा गया कि आपकी पार्टी के सारे टॉप लाइन ऑफ लीडरशिप अभी जेल में हैं और अब नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप पे आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, उनकी एजेंसीज़ की नज़र है। देखिए ये बात इसलिए भी बिलीवेबल है क्योंकि उससे ही पिछले दिन जब किसी ने मुझे ये मैसेज कन्वे किया, ये इसलिए भी बहुत हाईली बिलीवेबल था क्योंकि उससे पिछले दिन ईडी ने कोर्ट में
एक 1.5 साल पुराने बयान को रेकअप करके सामने रखा था जिसमें सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम लिया गया था। अब वो बयान ईडी के पास और सीबीआई के पास 1.5 साल से पड़ा हुआ है, राइट? वो उनकी चार्जशीट में भी मौजूद है, ईडी की चार्जशीट में मौजूद है, सीबीआई की चार्जशीट में मौजूद है। लेकिन 1.5 साल के बाद उसे कोर्ट में रखने का, अरविंद केजरीवाल जी की हियरिंग में रखने का क्या मकसद था? यही मकसद था ना कि जो आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा संभाला हुआ है, उनको डराने का एक प्रयास है। वरना 1.5 साल पुराने तो बहुत बयान है, बहुत सारे बयान आ सकते हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और हिस्सा था, बहुत दिलचस्प सी बात है और मैंने बहुत बारीकी से इस बात को समझने की कोशिश की, आखिर क्या वजह हो सकती है। आपने कहा कि सौरभ भारद्वाज, आप, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी। 4 लोगों के नाम क्यों लिया आपने? नहीं, मैं तो वही कन्वे कर रही थी जो मुझे बताया गया था। तो जिन्होंने अप्रोच किया था हमें, उन्होंने ये बताया था कि बीजेपी की टारगेट पे 4 लोग हैं। तो और ये 4 यही नेता हैं, मैं हूँ, सौरभ भारद्वाज हैं, राघव चड्ढा हैं और दुर्गेश पाठक हैं। लेकिन उससे पहले ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को नायर रिपोर्ट करते थे, उनको नहीं करते थे। उसके कुछ घंटों बाद आपने ये कहा कि भाई ये 4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। कोई कनेक्शन है इन दोनों बयानों में? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ये तो कनेक्शन वही लोग बता पाएंगे, ये कनेक्शन हम नहीं बता सकते। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मुझे अप्रोच करने का और ये थ्रेट कम्युनिकेट करने का क्या कारण रहा होगा। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती थी। पिछले 1-2 महीने से वो कई सारे हमारे एमएलएस को फीलर्स भेज रहे थे, वो कई लोगों को भेज के बात कह रहे थे कि जी अब तो हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं, और एक बार ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपकी पार्टी टूट जाएगी, तो इसलिए आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आप हमारी पार्टी से जुड़ जाइए। तो ये प्लान तो भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी समय से था। उनका जो मिसकैलकुलेशन था, उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मीडिया में मोर्चा संभाला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रामलीला मैदान की जो मैसिव रैली, शानदार थी, शानदार रैली, जिसमें लाखों लोग आए, जिसमें पूरा मैदान भरा हुआ था। जितने लोग मैदान के अंदर थे उतने ही लोग एक समय पे सड़क के बाहर भी थे। मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को शायद बौखलाहट हुई होगी, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल जी की एब्सेंस में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं कहूँगी वाकई इस बात के लिए सलाम है आम आदमी पार्टी को कि जिस तरह से बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं है, इतिहास भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके नेताओं ने जो मोर्चा संभाला है, जिसे कहते हैं नाक चने चबवा देना, नाक तले, वो आपने बिल्कुल किया है। शानदार काम है। मैं कुछ ही पलों में आपसे जानूंगी कुछ हल्के फुल्के सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आतिशी सिंह बनने से पहले आतिशी मारलेना थी, वो कौन थी? इससे पहले का भी सवाल आपसे पूछूंगी आपके जीवन के बारे में, लेकिन इससे पहले हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे लगता है बहुत सारे सख्त और आसान दोनों तरह के सवाल यहाँ पर सामना कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ संगीता बरुआ पिश्रोती मौजूद हैं, जो वायर की ब्यूरो चीफ हैं, नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं, अजय आशीर्वाद। इसके अलावा श्रवस्ती मौजूद हैं, हमारी स्टार रिपोर्टर हैं, जाह्नवी डेप्यूटी रिपोर्टर। इसके अलावा जीशान हैं, अतुल हैं, दोनों हमारे प्रोड्यूसर रिपोर्टर्स हैं। इन सब के ज़रिए हम जाने की कोशिश करेंगे। आप शुरुआत करना चाहते हैं? आपने कहा कि जो स्पेकुलेशन है, आपके पार्टी को बीजेपी क्यों टारगेट कर रहे हैं, वो पीएम मोदी से पूछा जाए। वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, तो ये स्पेकुलेशन जो है हमें आपको ही पूछना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 सवाल है रिलेटेड वो स्पेकुलेशन वाली। तो एक तो ये है कि हम मीडिया में और जैसे जर्नलिस्ट के बीच जब बात होती है तो 2 चीज़ें उभर के आती हैं। एक तो ये है कि शायद बीजेपी ने आपको इसलिए टारगेट किया क्योंकि इनका जो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो वोटर बेस है, इफ़ नॉट द सेम सिमिलर है, तो इसलिए वो उनके पीछे जा रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि ये कहते हैं कि मतलब मेन टारगेट तो आपको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के लिए, क्योंकि बीजेपी 1998 से सत्ता में नहीं है। तो ये 2 आप इससे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? आपको लगता है कि ये 2 कारण है? देखिए, ये तो डेफिनेटली एक कारण है कि आप मोदी जी की हिस्ट्री देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री देखिए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुन के आए, मैसिव मेजॉरिटी से चुन के आए।
उसके बाद कई विधानसभा चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ स्टेट इलेक्शंस का। तो ऐसा कहा गया था कि जी मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा चला और वो अश्वमेध का घोड़ा एक के बाद एक हर राज्य जीतता गया जब तक वो दिल्ली पहुंचे, जहाँ पे केंद्र सरकार बैठती है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का घर है, जहाँ पे उनका दफ्तर है, और उनकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीट लेके आए। तो मुझे ये लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इसकी अपेक्षा नहीं थी कि आम आदमी पार्टी उनकी नाक के नीचे ऐसा परफॉर्मेंस करेगी। उसके बाद अगले 5 साल तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली सरकार की, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने की। एक के बाद एक अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए गए। दिल्ली की सरकार की पावर छीन ली गई, जो 8 साल के लीगल बैटल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उन सारे स्टेप्स को गलत बताया। उन्होंने हर कोशिश कर ली कि किसी तरह से चुनी हुई सरकार के काम रुक जाएं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल कोई तरीका निकाल लेते थे। फिर भी वैसे आधी सरकार, उसकी भी आपने आधी पावर छीन ली। एक 25% कैपेसिटी पे चलती हुई सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर दे के दिखा दिया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे दी, बिजली के बिल ज़ीरो कर दिए, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवा दी। तो ये जो आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की डिलीवरी थी डिस्पाइट वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आप 2020 का इलेक्शन देखिए। 2020 के इलेक्शन को भी विशिएट करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। उस समय पूरा एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बना के, एक बिटरनेस का माहौल बना के, विच फाइनली मैं ये मानती हूँ कि जो दिल्ली के दंगे हुए चुनाव के बाद, ये उसी एक जो इतना सारा बारूद फैला दिया था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मैं कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ी हूँ, वहाँ से विधायक हूँ, द देन सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने 50 लोगों की मीटिंग आके एड्रेस करी जिसमें वो जहर उगल रहे थे, उनके स्टैचर का व्यक्ति, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा किया। फिर भी अरविंद केजरीवाल 62 सीट लेके आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा इलेक्शन जो दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन, उसमें भी आप नोट करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मतलब इस बार बहुत इनोवेटिव प्रयास किया। उनको ये समझ में आ गया एमसीडी हारने वाले हैं, तो एमसीडी इलेक्शन अनाउंस होने के एक दिन पहले, इनफैक्ट कुछ घंटे पहले, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी इलेक्शन अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर चुका था। उससे कुछ घंटे पहले वो एक कानून लेके आ गए तीनों एमसीडीज को यूनिफाई करने का। फिर 6 महीने तक डीलिमिटेशन चला। 6 महीने तक क्या डीलिमिटेशन चला? 272 सीट्स को 250 सीट्स पे लेके आने का। सर क्या चेंज कर दिया आपने यूनिफिकेशन लाके। फिर एमसीडी का चुनाव और गुजरात का चुनाव, जो दोनों चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उनको एक ही समय पे रखा गया। अब इन सारे प्रयासों के बावजूद भी वो फिर एमसीडी का चुनाव हार गए आम आदमी पार्टी के हाथों। तो इसलिए दिक्कत क्या है कि इसीलिए वो हम मतलब जो उनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, जो उनको अरविंद केजरीवाल चैलेंजर दिखता है, कि जो सारे उनके दाव पेच हैं, उसके बावजूद वो अरविंद केजरीवाल का मुंह नहीं बंद कर पाते, उन्हें चुनाव नहीं हरा पाते। और मैं दूसरी आपको चीज़ बताऊं, जो पिछले 1 साल में हुआ है, जिसकी वजह से भी उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, वो जेल की धमकी देते हैं, वो ईडी सीबीआई की धमकी देते हैं। ऑपोजिशन पार्टी से नेता कूद कूद के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। आप आम आदमी पार्टी को देखिए, 1.5 साल से सत्येंद्र जैन जेल में हैं, 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में हैं, 1.5 साल से ज़्यादा से हमारे कम्युनिकेशंस इंचार्ज विजय नायर जेल में हैं, संजय सिंह 6 महीने की गिरफ्तारी के बाद कल निकल के आए हैं। गिरफ्तारी से निकलने के बाद जैसे ही संजय सिंह बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम तब तक जश्न नहीं मनाएंगे जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन नहीं बाहर आते। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई हुई है लोगों को कि इतनी मुश्किल परिस्थिति के बाद भी ऐसी लॉयल्टी अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के नेताओं की। आई एम उमर एंड मेरे आपसे 2 सवाल है। एक, इंडिया अलायंस को आप कितना सक्सेसफुल मानते हैं एज ऑफ नाउ? ये कैसे शुरू हुआ और आज की परिस्थिति में आप उसको कैसे असेस करेंगे? क्या वो सक्सेसफुल रहा है और आप क्या आपको लगता है कि डिसइंटीग्रेट हो गया है बिकॉज बहुत सारे पार्टीज़ छोड़ के चली गई है, और ख़ुद आप और कांग्रेस की जो तालमेल की बातें काफ़ी टाइम लगी उसमें कंक्लूजन तक पहुंचने में? और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा है
क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को एक पीएम फेस कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए था? आपको लगता है कि उससे थोड़ा नैरेटिव में क्योंकि आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पीएम बन सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी, एज अ पार्टी आप चाहते हैं कि वो भी बने, तो अगर उनको घोषित कर दिया होता तो आपको लगता है कि थोड़ा माहौल आज अलग होता, खासकर अलायंस के लिए? बिकॉज अल्टीमेट रियलिटी ये है कि वो पीएम मोदी के फेस के सामने कोई ये दूसरी तरफ है नहीं, और वो भी एक बड़ा फैक्टर है वोटर्स के चॉइस को डिटर्मिन करने के लिए। एक्सीलेंट क्वेश्चन। केजरीवाल फॉर पीएम। देखिए, अभी आई थिंक ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ केजरीवाल फॉर पीएम, इट इज़ प्रॉबेबली अ बिट अर्ली फॉर दैट. मतलब वी आर स्टिल अ स्मॉल पार्टी. Yes, we are one of India's fastest growing parties. Within a 10-year span हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 2 और राज्यों में हमारे MLAs हैं. मुझे नहीं लगता कि शायद इस देश के इतिहास में इतने छोटे समय में कोई एक पार्टी नेशनल पार्टी बनी होगी. लेकिन अभी ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी पीएम के दावेदार हैं, ये थोड़ा सा एरोगेंट होगा. कि अभी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को नेशनली और जगह बनाने की ज़रूरत है, ये कहने के लिए. दूसरी बात, क्या इंडिया अलायंस सक्सेसफुल है? देखिए, ये जो सारी पार्टियां आज इंडिया अलायंस में एक साथ आई हैं, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, शायद ही किसी ने सोचा था कि कभी एक साथ आ सकती हैं. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जिस दिन तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना सीट शेयरिंग अरेंजमेंट अनाउंस कर दिया, उस दिन तक भी जो सारे पॉलिटिकल पंडित थे वो यही कह रहे थे कि एंड में केजरीवाल करेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, वो आएगा नहीं कांग्रेस के साथ या इस अलायंस के साथ. बट द फैक्ट इज़ कि बहुत सारे डिस्पैरेट अलग अलग तरह की पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ती आई हैं, बिटर पॉलिटिकल बैटल्स में भी रही हैं, एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में साथ आई हैं. तो मुझे लगता है कि ये तो डेफिनेटली सफलता का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. लेकिन मैं ये भी डेफिनेटली कहूँगी कि द प्रोसेस कुड हैव बीन फास्टर. मुझे लगता है कि अगर अलायंस, इंडिया अलायंस ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेता, ये सीट शेयरिंग 5-6 महीने पहले इसका फैसला हो गया होता, तो शायद आज इंडिया अलायंस और भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होता और बीजेपी को और स्ट्रांगली चैलेंज कर पाता. अजय, अब आप धमाकेदार, आपका कौन सा सवाल है? धमाकेदार आतिशी, बस इतना एक सवाल ये है कि जो अभी तक आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हमेशा से बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है. मगर अभी केजरीवाल जी क्योंकि अब जेल में हैं, तो ये जो आने वाले दिन है, जो कैंपेन का सबसे बड़ा मतलब सबसे प्रमुख टाइम है, प्राइम टाइम है, उसमें केजरीवाल जी के एब्सेंस में आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? किन मुद्दों पर वो चुनाव में लड़ेंगे? क्या वो उनके हर चुनाव में वो पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन को लेकर रहे हैं, मगर इस बार एक नया चैलेंज आया है, तो इस बार सेंट्रल मैसेजिंग क्या होगी आम आदमी पार्टी की, खास करके जब वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? तो इस बार पहले की तरह आप बैगेज फ्री नहीं है इस बार, तो और क्या साथ साथ मैं ये भी जोड़ देना चाहती हूँ कि बिल्कुल. कम्युनिकेशन के अलावा सोशल मीडिया की जो स्ट्रेटजी है, मतलब एक छोटी पार्टी जिस तरह से बीजेपी आईटी सेल का मुकाबला करती है, काफ़ी इम्प्रेसिव है. क्या करेंगे? देखिए, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और हमारी कम्युनिकेशन किस चीज़ पे होना चाहिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें थाली पर रख के दे दिया है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके. मुझे लगता है इनफैक्ट कि इलेक्टोरली, मैं दिल्ली के बारे में तो कह सकती हूँ, मैं अभी दिल्ली से बाहर नहीं गई हूँ क्योंकि जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से चुनावी नुकसान हुआ है. और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हमारा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में होने वाला है. क्योंकि आज आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की घोषणा के बाद आज बहुत सारे लोगों के मन में, ना सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल उठा रही है कि ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ज़रूरत थी. और आप दिल्ली में खास करके समझिए, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपना चीफ मिनिस्टर नहीं मानते हैं. दिल्ली के लोगों का एक दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल से. मैंने तो खुद देखा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महिलाएं आंसुओं से रोई हैं कि जब उन्हें पता चला कि भाई अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं. आपको उम्मीद है कि सिंपैथी वोट भी मिलेगा? देखिए, सिंपैथी बिल्कुल मिलेगी क्योंकि सबको दिख रहा है कि गलत हुआ. और जब देखिए, लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं, भारत का वोटर बहुत समझदार है. वो ये भी देख रहे हैं कि रोज़ रोज़
जो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, जो नेता भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उनके तो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। चाहे प्रफुल्ल पटेल हो गए, चाहे छगन भुजबल हो गए, आज ही कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करता, उसके पास आपको 1 रुपया नहीं भी मिले तो वो जेल में रहता है। हाँ जी, आपने बात उठाई थी शरद रेड्डी की और कैसे उन्होंने भाजपा को पैसे दिए, उनके अरेस्ट के बाद उनकी कंपनी ने पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। सॉरी, आवाज़ थोड़ी ख़राब है। लेकिन उसी से एक रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी आपसे कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम आया, काफ़ी लोगों ने प्रश्न उठाए थे कि ये बहुत ओपेक स्कीम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है ये संविधान के ख़िलाफ़ है। तो मैं जानना चाहती थी कि जो आम आदमी पार्टी है, पहले से बोल रही है बहुत एंटी करप्शन प्लैंक पे उठी है, तो क्या आपको पहले से लगता था कि ये जो स्कीम है ये करप्शन लाने का एक नया तरीका हो सकता है? और अगर आपने ऐसा सोचा तो क्या कोई डिस्कशन हुआ कि शायद आम आदमी पार्टी बोलेगी कि हम इससे पैसे नहीं लेंगे, जैसे सीपीएम ने किया था, फिर उन्होंने पिटीशन फाइल किया, तो क्या ऐसी कोई बात हुई? हम तो वैसे भी बहुत कम पैसे में ही चुनाव लड़ते हैं, तो हमें ये बहुत बड़ा डिसीजन नहीं होता है हमारे लिए कि हमें चंदा किस फॉर्मेट में लेना है। इनफैक्ट कुछ साल पहले एक हार्वर्ड के प्रोफेसर आए थे दिल्ली। जब हमने उन्हें बताया कि हमने 2013 का दिल्ली का चुनाव 20 करोड़ रुपए में लड़ा, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उनको लगा कि शायद हमने 1 सीट लड़ी हो, 2 सीट लड़ी हो उतना पैसा खर्च करके, लेकिन हमने पूरे दिल्ली का चुनाव 20 करोड़ रुपए में लड़ लिया, 28 सीटें जीत ली, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना ली। वो कह रहे थे कि शायद दुनिया के इतिहास में लीस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रहा होगा। बाकी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू को देखिए तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स इट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, आज के दिन में जो आपकी एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो सिर्फ अपोजिशन के नेताओं को जेल में डालने में बिजी है। लेकिन जो असली मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि कंपनी जो प्रॉफिट ही नहीं बना रही हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कैसे रही हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। जो दूसरा चिंता का विषय है, अगर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देखूं तो जिस तरह हमने देख लिया कि ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं, जिस तरह हमने देख लिया कि अब इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पे सवाल है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस पर भी सवाल उठाए हैं। क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा है कि हम इसकी डिटेल्स नहीं दे सकते हैं? क्यों वो इसको डिफेंड कर रहे हैं? सो आई थिंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ कि किस तरह से इस देश की इंस्टीट्यूशंस पर बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैप्चर किया है और एक के बाद एक हर इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया है। मैम, मैं आता हूँ आपके, मतलब वैसे तो महाराष्ट्र से आता हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में पिछले 2017 से आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, कालका जी में। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत अच्छा काम। वोटर नहीं हूँ बट ऑब्जर्व, वोटर कार्ड बनवाना पड़ेगा अगर आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। जी जी। लेकिन मैम, जैसे आप कालका जी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है, आता है जैसे तैमूर नगर। तो तैमूर नगर जैसे इलाके पूरे दिल्ली में कई इलाके हैं जो मार्जिनलाइज एरियाज़ है, तो उन इलाकों 2017 में मैं देखता तैमूर नगर और आज देखता हूँ सेम स्थिति में है। बाकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। तो इन इलाकों में जो एक तरीके से हाशिए पे इलाके हैं, ये इलाके कब सुधरेंगे? सोनिया विहार का एग्जांपल आप ले लीजिए, सरिता विहार जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर है। देखिए, अगर आप दिल्ली का इतिहास देखिए, दिल्ली की एक अर्बन डेवलपमेंट को देखिए, तो दिल्ली में 75% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज या स्लम क्लस्टर्स में रहती है। मुझे लगता है कि मतलब कम ही ऐसे पूरी दुनिया में शहर होंगे जहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन सो कॉल्ड अनऑथराइज्ड एरियाज़ में। तो जब 2015 में हमारी सरकार बनी, हमने ये लैक ऑफ डेवलपमेंट को इनहेरिट किया। आई डोंट नो अगर आपको ये पता है कि नहीं पता है, हमारी सरकार बनने से पहले सरकार का हार्डली कोई भी पैसा अनऑथराइज कॉलोनीज में खर्च हो सकता था। आप वोट मांगने तो जाते थे, उसके बाद वहाँ पे विधायक कहते थे कि जी एमएलए लैड फंड यहाँ पे नहीं लग सकता, एमसीडी का पैसा यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि ये अनऑथराइज्ड। इन द लास्ट 10 years अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बहुत बड़े स्केल पे डेवलपमेंट हुआ है। तो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा तो पानी की लाइन डली है, सीवर की लाइन डली है, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं।
ऐसे एरियाज जो बहुत मार्जिनलाइज्ड रहे हैं उनमें एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। आप स्लम क्लस्टर्स देखिए, पहली बार आज दिल्ली के झुग्गियों में पानी की लाइनें गई हैं घर घर तक। आज आपको दिल्ली में वो सीन नहीं देखने को मिलता जो 10 साल पहले होता था कि हर झुग्गी के बाहर टैंकर के पीछे महिलाओं का एक झुंड लगा हुआ है, वहाँ पे मारामारी चल रही है, गाली गलौज चल रहा है। ये चीज़ तकरीबन दिल्ली में ख़त्म हो गया। लेकिन 10 साल का समय, 9 साल एक्चुअली 9 साल का समय 65 साल के उस पुराने लैक ऑफ डेवलपमेंट को बराबरी पे लाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली में अब आपको कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा जहाँ पे समस्याएं नहीं है, बट आई थिंक 9 साल में बहुत बड़ा चेंज। जी हाँ, मुझे मालूम है आपको जाना है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अतुल से और श्रवस्ती से भी, इनके सवाल नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल आखिरी सवाल, और मुझे लगता है हमारे रिपोर्टर्स जितने बैठे हैं उनका भी ये सवाल है। जब 2019 में आप पहले कैंपेन पे निकली थी तो मैं वो रिपोर्टर थी जो आपके साथ गई थी, और ये शॉट्स भी हमारे दर्शकों को दिखाती हूँ याददाश्त के लिए, वो देखें कि उस वक्त की आतिशी मार्लेना हुआ करती थी, ये आतिशी सिंह कैसे बनी? देखिए ये मेरे लिए भी बहुत एक इंट्रीगिंग सवाल है कि सबका मेरे नाम में इतना इंटरेस्ट क्या है। पर मैं आपको उसका पूरा इतिहास बता देती हूँ। इस नाम का, मेरा पूरा नाम ही एक्चुअली है आतिशी मार्लेना सिंह। अच्छा, सिंह पहले। हाँ, मैं सिंह, मेरे पिताजी का नाम विजय सिंह है, तो जैसे एक स्वाभाविक तौर पे भारतीय परंपरा में होता है कि उनका नाम आ जाता है। मार्लेना मेरा सेकंड नेम था। सिंह मैंने कभी यूज़ नहीं किया था बिकॉज मुझे लगा कि एक उम्र पर, खासकर जब आपकी थोड़ी क्रांतिकारी टाइप की ख्याल होते हैं, तो हमारा भी ये सवाल था कि हम अपने पिता का नाम क्यों रखें, हम अपना पारिवारिक नाम क्यों रखें। तो फिर मैं सिर्फ आतिशी मार्लेना यूज़ करती थी। लेकिन जब मैंने 2019 का चुनाव लड़ा तो वो नाम अपने आप में कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया कि हर जगह यही चर्चा हो रही थी कि भाई अगर आपका नाम मार्लेना है तो आप क्या क्रिश्चियन हैं, क्या आप। तो उस समय मुझे ये लगा था कि हम अपने काम पे चर्चा करना चाहते हैं, हम अपने नाम पे नहीं चर्चा करना चाहते। तो इसलिए उस समय मैंने मार्लेना नाम यूज़ करना छोड़ दिया था। हालांकि अभी भी मैं ज़्यादातर सिर्फ आतिशी ही यूज़ करती हूँ, ना मैं मार्लेना यूज़ करती हूँ, ना मैं सिंह यूज़ करती हूँ। पर मैं ये भी अभी कहूँगी कि आई थिंक इन आर पॉलिटिकल डिस्कोर्स एज अ होल ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि किसी का नाम हमारे लिए इतना सोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्यों है। मैं ये वायर से भी सवाल पूछूंगी क्योंकि भारत में 5 साल पहचान पर आधारित पूरी राजनीति है, और तो इसीलिए ये हमारे लिए भी सोचने की बात है कि अगर हम एक अलग प्रकार के जर्नलिज्म और एक अलग प्रकार की पॉलिटिक्स के लिए लेकिन बात पहचान की करते हैं। राजनीति के बारे में सवाल तो पूछे नहीं, जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन भी कर रही हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो मैंने भी देखा फर्स्ट हैंड कि किस तरह से इस देश की पॉलिटिक्स में नाम का बहुत महत्व है। लेकिन मैं अब आपसे एक काउंटर सवाल करूंगी कि द वायर भी अपने आप को एक अलग प्रकार की जर्नलिज्म के लिए अपने आप पे गर्व महसूस करता है। तो अगर हाँ, तो लेकिन ये मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी कि ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण सवाल क्यों है? पहचान की राजनीति ये से भी जुड़ा सोचने की सवाल बात है। बहुत खुशी हुई आपने इस सवाल का जवाब दिया, ईमानदारी से दिया। बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते थे, और अलग तरह का चूँकि नाम था और उसके साथ जब वो नाम बदला गया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। आपको अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उम्मीद हम ये करते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल होगी। जो मनीष सिसोदिया हैं वो बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, और उम्मीद हम ये करते हैं कि ये सब चुनाव से पहले हो, ताकि भारत में ये तय हो सके कि निष्पक्ष तरीके से, स्वस्थ तरीके से, स्वच्छ तरीके से चुनाव हो, जिसके लिए एक बहुत अहम है कि ऑपोजिशन को पूरा चांस मिले। और हमें, मुझे एक पत्रकार के तौर पर, द वायर को, और मुझे एक नागरिक के तौर पे भी बहुत अफसोस है इस बात का कि हम लोकतंत्र के ऐसे मुहाने पे खड़े हुए हैं जहां हम आपसे भी चर्चा करते, आपसे जवाबदेही मांगते लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं गिरफ्तारियों को लेकर। तो ये भी एक लो मोमेंट है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, यहाँ पे आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच आतिशी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।